दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आपका प्राइम टाइम। एक नजर आज की हेडलाइंस की। पुणे में जादू टोना के शक में 5 लोगों की जलाकर हत्या, पुलिस सक्रिय। अशोकनगर सत्याग्रह पर कांग्रेस का वार। रोहित पवार का भाजपा पर हमला। आप देख रहे हैं तो खबरें विस्तार से। पुणे में जादू टोना के शक में 5 लोगों की जलाकर हत्या। पुणे के टेट गामा आदिवासी गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की दुखद घटना ने सबको झकझोर दिया है। भाजपा विधायक विजय खेमका ने बताया है कि वे घटनास्थल पर अधिकारियों के साथ मौजूद थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस परिवार के अन्य सदस्यों से भी बयान ले रही है। सरकार ने इस मामले में विशेष जांच दल भी गठित किया है। पूर्णिया जिला के पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक के रजीगंज पंचायत का टेटगामा आदिवासी गांव है। वहां जो एक ही परिवार के 5 लोगों की जिस ढंग से हत्या हो गई, ये बहुत ही दुखद, पीड़ादायक, दुर्भाग्यपूर्ण और स्तब्ध कर देने वाली घटना है। और हम सब और खासकर मैं भी उस गांव में कई बार पहले से भी जाता रहा हूं। इस तरह की कोई स्थिति वहां पर कभी सुने नहीं हम लोगों ने, लेकिन ये एकाएक जो घटना हुई, पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदना है। और कल मैं घटनास्थल पर भी था और पुलिस प्रशासन भी सक्रिय थी और वहां पर जो हमारे प्रमंडल के डीआईजी हैं, एसपी हैं, डीएम है, सारा पुलिस महकमा वहां था। और पुलिस की सक्रियता से 5 जो मृतक थे उनके शव को बरामद किया गया और बरामद करने के बाद वहां उसमें जो संलिप्त 3 ऐसे लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया और पुलिस उसकी जांच भी कर रही है। और हम उस परिवार के जो और लोग थे, उनकी बहन जो बीरपुर में रहती है, उनका एक बेटा जो घटना के बाद वहां से भाग गया था, तो वो सब मुफस्सिल थाना रानी पतरा में रात को मिले। पुलिस तो उन लोगों से अपना बयान ले ही रही थी, पूछताछ कर रही थी, लेकिन मैं भी उस पीड़ित परिवार से मिला, उनसे भी जानकारी लिया। और कोई भी इसमें जो अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं, इसलिए कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है। अपराध का यहाँ पर कहीं स्थान नहीं है। अपराधी चाहे कितना ही बड़ा हो, और इस अपराध में तो आदिवासी परिवार को आदिवासी परिवार ने ही इस तरह का हत्या करने का काम किया है। और बड़ी विभत्स हत्या थी, मारपीट करके फिर उनको जलाना, जला करके फिर गाड़ना और बहुत दूर तक ले जा करके गाड़ना। मैं पुलिस की सक्रियता की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने काफी जोर शोर से अपनी सक्रियता के माध्यम से लाश को भी बरामद किया। और वहां पर गांव में इतना दहशत है, मैं जो रात को वहां था तो पूरा गांव खाली था, कोई वहां पर नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उसमें जो भी अपराधी संलिप्त हैं, एक ट्रैक्टर और ट्रैक्टर मालिक भी मिला है। अगर कोई साजिश करता है तो वो भी नहीं छूटेंगे, जो अपराधी इसमें संलग्न है वो भी नहीं छूटेंगे। सबका स्थान काल कोठरी में है। और उन 5 जो उसमें मृतक थे वो उनका पोस्टमार्टम करके और हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने अपने सामने में उनकी अंत्येष्टि करवाने का काम किया है। और इस परिवार को ये एनडीए की सरकार, जो विकास और सुशासन की सरकार है, न्याय की सरकार है, उनको न्याय दिलवाने का काम करेगी। और जो भी सरकार से सहायता होगी, हमने जिला पदाधिकारी को कहा है कि उसका अध्ययन करके जो एक्ट है और उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा उनको सरकारी सहायता दी जाएगी। सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो जागरूकता फैला गया था और लोगों को अनएडुकेटेड है, इसके लिए इस तरह का घटना जो है? देखिए, आज शिक्षा के क्षेत्र में एनडीए की सरकार में काफी काम हुआ है और हो भी रहा है। आज हम अपने पूर्णिया विधानसभा की अगर बात करें, जिस विधानसभा में ये टेटगामा और घटना हुई है,
ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, +2 नहीं हो गया। पूर्णिया में आज यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, और सरकार का शिक्षा के प्रति अवेयरनेस का कार्यक्रम बराबर चलते रहता है। इसलिए अंधविश्वास या इस तरह का भ्रम में रह करके कोई भी इस प्रकार की चीज होती है तो उसका आज के समाज में कोई स्थान नहीं है। लेकिन इसमें तथ्य क्या है, क्या बातें हैं, इसका जो पूर्णिया के पुलिस उस भेदन करेगी, और सरकार ने तो अब इस पर SIT भी गठन कर दिया है। इसीलिए करके आप इसी से समझ सकते हैं कि सरकार जो है न्याय के प्रति कितनी संवेदनशील है कि घटना हुई और घटना के साथ ही 6-7 घंटे के अंदर पुलिस ने जो है लाश को भी, जो शव है उसको भी बरामद किया, अपराधी को भी पकड़ने का काम किया है, और भी उसमें लगी हुई, और सरकार ने SIT का भी गठन कर दिया ताकि इस तरह की जो घटना है, जो शर्मनाक घटना है, दुखद घटना है, पीड़ा देने वाली घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस तरह की घटना भूतो न भविष्यति, कभी कोई इस तरह का सोच नहीं बनावे, अंधविश्वास की ओर नहीं जाए, भ्रम में न रहें। अगर किसी को कोई बीमारी है तो हमारे यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, पंचायत तक अस्पताल का निर्माण इस NDA की सरकार में हुआ है, और ये तो सब जानते हैं कि मोदी जी की और नीतीश जी की सरकार कमिटेड सरकार है। हम जो कमिट करते हैं, हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। इसलिए करके किसी को किसी प्रकार की बीमारी हो तो वो अपना इलाज अस्पताल में जाके करवावें। किसी को कोई दिक्कत है तो हमारे यहाँ तो 112 नंबर हम लोगों ने इशू किया है, पुलिस का जो है, कहीं कुछ होने पर आज 112 नंबर के दबाते के साथ, कहते के साथ पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसका समाधान करती है। इसलिए सवाल उठा रहे हैं सरकार। नहीं, देखिए, बढ़ते अगली खबर की ओर। अशोकनगर सत्याग्रह पर कांग्रेस का वार। अशोकनगर में चल रहे कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने प्रदेश सरकार और केंद्र पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी। हम बार बार आवाज उठाएंगे कि मोदी गारंटी का क्या हुआ, पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर आपत्ति क्यों जताएगी, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के लिए कौन जवाब दे। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश का विकास चाहते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जनता के लिए आवाज उठाएंगे। नहीं, ये बात केस की नहीं है, या राजनीति में विपक्ष में केस तो एक तरह का रिवार्ड होता है। सवाल ये है कि पुलिस अपराधी बनी। पुलिस ने एक ऐसे, जिसने अपने मुझे मल खिलाया गया इसकी शिकायत की, एक जगह नहीं 25 जगह की, उसके पब्लिक डोमेन में करीब 20 दिन तक वो व्यक्ति इधर उधर घूमता रहा, जगह जगह शिकायत करता रहा, उसके कई वीडियो विजुअल आए। प्रशासन ने सरकार के दबाव में पीड़िता को अपराध में संलग्न किया और प्रशासन भी फिर अपराधी बना। तो सवाल ये है कि एक सर्विस रूल के बुक के रूल होते हैं, अगर कलेक्टर मुझे रहना है या प्रशासन के अच्छे पद पे रहना है, इसलिए मैं सरकार जो बोलेगी वो करूंगा, तो ये तो एक तरह से अन्याय है। और कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दायित्व जनता ने दिया है। हम बार बार आवाज उठाएंगे कि आपने उन वादों का क्या किया जो पांच मोदी गारंटी थी। आपने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को क्यों रोका, क्यों उनके दुश्मन बने। आपने ST SC पर अत्याचार इतने हो रहे हैं, इसका दोषी कौन है। यहाँ बहनों का अपहरण होता है, बहनों के बलात्कार होते हैं, अपराध की राजधानी बन गई मध्य प्रदेश, इसके लिए दोषी कौन है। ये विपक्ष ने पूछे तो कौन पूछे। हमने पहले दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष के पहले भाषण में कहा हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। इसका मतलब है हम मध्य प्रदेश का विकास चाहते हैं। अगर सरकार को कमियां बताना अपराध है तो हाँ, हम ये अपराध करेंगे। अगर सरकार ये बात सोचती है कि हम उनकी FIR से, उनके जुल्म से एक कदम पीछे हटा लेंगे, एक भी कांग्रेस से नहीं करेगा। हम 4 कदम आगे बढ़कर सरकार से लड़ेंगे। ये सवाल कि बार बार अन्याय और अत्याचार करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो डरने वाले थे वो बीजेपी में है, लड़ने वाले अब कांग्रेस में है। ये सरकार की आंखें खुले, कान सुने, और किसी भी प्रकार से एक कदम भी हम पीछे नहीं हटेंगे, अपना दायित्व निभाएंगे, पर अहंकार नहीं रखेंगे, विनम्रता से। अशोकनगर में सभी नेता गिरफ्तारी देंगे। स्वाभाविक है, पूरी कांग्रेस का एक एक विधायक जा रहा है, सारे वरिष्ठ जन जा रहे हैं, हमारे प्रभारी जी जा रहे हैं, CWC के हमारे जो जितने सदस्य वो जा रहे हैं,
मैं मानता हूं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, सारे जिला अध्यक्ष, सारे ब्लॉक अध्यक्ष, ये मैसेज है कि कांग्रेस का दायित्व कांग्रेस निभाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव की अराजकता से नहीं डरेंगे, लड़ेंगे। के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को मार दिया। ये नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है, जिसमें अंधविश्वास सर चढ़ के बोल रहा है। टीकमगढ़ में भी 2 दिन पहले एक नरबली की घटना आई है सामने। तो मैं सोचता हूं कि ये फेलिवर है नरेंद्र मोदी का। जिस तरीके से देश बन रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक अराजकता बढ़ रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, अपराधी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता बन गए हैं। तो क्या होगा? अपराधियों को सबसे ज्यादा संरक्षण मिलता है तो सरकार के सारे लोगों से मिलता है। तो इस तरह का देश बनेगा। सर, बिहार में लगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है आए दिन। नहीं, मध्य प्रदेश में होती जा रही है, वहां तो होती जा रही है, बिहार में भी हो रही है। मध्य प्रदेश बिहार एक जैसे हैं। आप देखोगे कि सेंसेक्स नरेंद्र मोदी के कहते हैं तो बिहार से ज्यादा आंकड़े खराब। बढ़ती अगली खबर की ओर। रोहित पवार का भाजपा पर हमला। महाराष्ट्र एनसीपी एससीपी के विधायक रोहित पवार ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी राज्य में मराठी बनाम गैर मराठी का मुद्दा जानबूझकर उछाल रही है ताकि इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। उन्होंने कहा है कि जब महाराष्ट्र में सख्त हिंदी नीति लागू की गई थी तब वह केवल कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों के लिए एक विषय के रूप में थी। उस समय माता पिता के साथ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी इसका विरोध कर रहे थे। पवार ने कहा कि बढ़ते जन दबाव के चलते सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा और उस हिंदी नीति पर जारी जीआर भी रद्द करना पड़ेगा। अगर आप देखो ये विषय चर्चे में क्यों आया कि जब हिंदी सक्ति का कायदा जब महाराष्ट्र में लाया गया था, वो 1st स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक का विषय था। अभी बच्चों के जो पेरेंट्स थे उसका विरोध कर रहे थे, राज ठाकरे जी विरोध कर रहे थे, हम विरोध कर रहे थे, उद्धव ठाकरे जी विरोध कर रहे थे। अरे जब प्रेशर बढ़ते गया तब सरकार को हार माननी पड़ी और उनको जीआर, हिंदी सक्ति का जीआर पीछे लेना पड़ा। लेकिन बाद में अगर आप देखो भाजपा के माध्यम से और भाजपा के नेता के और संगठन के माध्यम से एक ऐसा वातावरण किया गया कि मराठी वर्सेस नॉन मराठी, मतलब मराठी विरुद्ध जो नॉन मराठी है, बाहर से लोग जो आए हैं। क्योंकि पहले से हम कह रहे हैं कि मराठी कौन है, जो महाराष्ट्र में जन्मा है, जिनको मराठी आती है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहते हुए जो व्यक्ति मराठी का मान सम्मान रखता है, मराठी कल्चर का मान सम्मान रखता है, वो हमारे लिए मराठी। लेकिन बीजेपी ने ये पूरा डिस्कशन मराठी वर्सेस नॉन मराठी किया। क्योंकि बहुत 3-4 दिन पहले अगर आप देखो कि परप्रांतियों का एक आंदोलन हुआ था, जिसके लिए इस सरकार ने इमीडिएटली जल्दी से जल्दी वहां पे परमिशन दी थी। लेकिन आज के जो आंदोलन था, जो मनसे का था, मराठी विषय पे था, तो वहां पे उन्होंने परमिशन दी गई नहीं थी। तो वहां पे बीजेपी चाहती है वाद आगे जाके बढ़े, जिसमें मराठी वर्सेस नॉन मराठी हो। बीजेपी का जो बिहार का संगठन है वहां पे उनके इलेक्शन के लिए फायदा हो। महाराष्ट्र में जो अभी इलेक्शन आने वाला है वहां पे भी मराठी नॉन मराठी का फायदा। सो बीजेपी जानबूझ के ये आग बढ़ा रही है राजनीति करने के लिए। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए शिवसेना और मनसे इस तरह के टॉपिक को बाहर निकाल रही है। उल्टा मेरा कहना है कि बीजेपी जानबूझ के ये विषय को गर्म कर रही है, उसमें आग डालती जा रही है। क्योंकि देखो ये आज का जो परमिशन है, अगर होम मिनिस्टर मतलब अपने जो देवेंद्र फडणवीस जी है उन्होंने इमीडिएटली दिया होता तो वहां पे चर्चा नहीं होती, वाद निर्माण नहीं होता। अभी आगे जाके फिर क्या होगा कि मराठी वर्सेस नॉन मराठी इतना अग्रेसिवली हो जाएगा, क्योंकि नॉन मराठी को आप परमिशन देते हो महाराष्ट्र का सरकार होते हुए और मराठी को नहीं देते, तो ये सरकार जानबूझ के बीजेपी के नेता चाहते ये आग बढ़ती जाए। जब भी बीजेपी एक आध चीज बोलते उसका उल्टा जो विषय होता है वो वहां पे बीजेपी प्रयास करती रहती है। इसलिए ये सिर्फ बिहार इलेक्शन और मुंबई इलेक्शन की एक राजनीति है, लेकिन ये राजनीति विकास के मुद्दे पे नहीं है। यहाँ पे जो मुद्दा लाया जा रहा है वो डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश की राजनीति थी, वो अभी बीजेपी यहाँ पे लोकसभा में हिंदू मुस्लिम किया, विधानसभा में ओबीसी मराठा किया, और अभी बिहार इलेक्शन और मुंबई के इलेक्शन के लिए मराठी नॉन मराठी का मुद्दा बीजेपी जानबूझ के आगे लाते जा रही है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली
इसमें क्या हो रहा है कि एकनाथ शिंदे जी इस बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे, न वो भूमिका ले रहे, क्योंकि बहुत पहले से अगर आप देखो तो बाला साहेब ठाकरे जी ने जो पार्टी चालू की थी शिवसेना, वो मराठी अस्मिता, मराठी लैंग्वेज, मराठी लोगों के लिए चालू की थी और उसके अंडर ही एकनाथ जी वहां पे कार्यकर्ता होते हुए काम किए थे। लेकिन आज बीजेपी के साथ काम करते हुए वो शायद मराठी लोगों को वहां पे भूल गए, इसलिए यहाँ पे कोई भी भूमिका एकनाथ शिंदे जी के तरफ से वहां पे ली नहीं जा रही है। तब भी जब उनके नेता लोगों में जा रहे हैं तो लोग भी उनको वहां पे नेगेटिवली ले रहे हैं। तो वहां पे कहाँ पे तो बीजेपी की और एक रणनीति है कि जो एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी, उसकी ताकत धीरे धीरे कम होनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हिंदी और मराठी का, दोनों जो डीसीएम है महाराष्ट्र की, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, कुछ इसके अंदर एक्शन नहीं हो पा रहा है। उनको मालूम है, एक तो वो बड़े नेता है, एकनाथ शिंदे साहब बड़े नेता, अजित दादा बड़े नेता है, उनको मालूम है देवेंद्र फडणवीस साहब और बीजेपी जानबूझ के ये रणनीति सिर्फ बिहार इलेक्शन के लिए ला रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है, अभी वो बीजेपी के साथ सत्ता में है, सत्ता बीजेपी के कारण उनको मिली है। अगर बीजेपी के खिलाफ कुछ वो बोलेंगे, दिल्ली वाले लोग अगर नाराज हो जाएंगे तो वो सत्ता के बाहर जा सकते हैं। अभी इन दोनों को सत्ता बहुत प्रिय है, तो अभी दिख रहा है कि मराठी लोगों से ज्यादा, महाराष्ट्र धर्म से ज्यादा सत्ता इन दोनों को प्रिय है, इसलिए ये दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे, ऐसे दिख रहा है। बढ़ती अगली खबर क्या? निशिकांत दुबे के बयान पर शिवसेना का तीखा हमला। मुंबई भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के हालिया बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता आनंद दुबे ने भाजपा और निशिकांत दुबे दोनों पर तीखा हमला बोला है। आनंद दुबे ने कहा है कि महाराष्ट्र और मराठी भाषा को लेकर किसी भी मराठी व्यक्ति के मन में कभी कोई संदेह नहीं रहा है। अगर किसी को संदेह है तो वह है भाजपा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने निशिकांत दुबे के माध्यम से अपने मन की बात जाहिर की है और यह दर्शाता है कि पार्टी को मराठी अस्मिता पर भरोसा नहीं। चल रहा है पूरे देश में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र और मराठी भाषा को लेकर कभी भी किसी भी मराठी आदमी के मन में कोई दो राय रही नहीं। अगर दो राय किसी के मन में रही तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के जो दिल में था, निशिकांत दुबे के जरिए होठों पर ले आने का काम उन्होंने किया और हम कहेंगे दुस्साहस करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर जरा सा भी नैतिकता बची है तो निशिकांत दुबे को बीजेपी से निष्कासित करे, अन्यथा ये कहे कि वो महाराष्ट्र द्रोह करती है, मराठी मानुष के साथ अपमानजनक बात करती है, मराठी मानुष के साथ एक प्रकार से विश्वासघात करने का काम किया। इतना बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र ने दिया, इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र ने दिलाई और बदले में महाराष्ट्र को क्या मिला कि महाराष्ट्र के मराठी लोगों को यूपी बिहार में आइए तो पटक पटक के मारेंगे। ये कहने का दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी खुद न करके और कहलवा रही है निशिकांत दुबे जैसे बड़बोले नेताओं से। निशिकांत दुबे कौन है? उत्तर भारतीयों का मसीहा। निशिकांत दुबे कौन है? बिहारी और झारखंड के लोगों का नायक। मुंबई और महाराष्ट्र में जो उत्तर भारतीय पिछले कई वर्षों से रहते हैं, उनका नायक कोई है तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी हैं। वसंतराव नाईक, यशवंतराव चौहान, वसंत दादा पाटिल, इनको देखकर बड़े हुए हैं उत्तर भारतीय मुंबई के। तो मुंबई का जो उत्तर भारतीय वो मराठी है। हमने पहले भी कहा था, हमारे नेताओं ने भी कहा और हम फिर कह रहे हैं कि मुंबई में रहने वाला हर भाषा का व्यक्ति सबसे पहले मराठी है, फिर वो अपने गांव का भाषिक है, क्योंकि मुंबई में रहता है, यहां पर रोजी रोटी कमाता है, यहां पर वो काम करता है, यहां रहता है, तो वो सबसे पहले मराठी हो गया। अगर निशिकांत दुबे जैसे लोग यूपी बिहार में बैठ के ऐसी द्वेषपूर्ण बात करेंगे, उसका कितना गलत असर पड़ेगा लोगों की मानसिक स्थिति पर। तो हम यही कहते हैं बीजेपी से कि आपका चाल चरित्र चेहरा आप कब बदलेंगे? इतनी बड़ी जीत और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात की अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी इस पे कुछ कहने तैयार नहीं, जैसे मुंह पर मुंह दबा के बैठे हैं, होठ सिल गए हैं इनके, ऐसे बाकी विषयों पे बहुत तेज बोलते हैं। हम मांग करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कि आप अगर हैं अध्यक्ष, कागज पे अध्यक्ष नहीं है, सचमुच अध्यक्ष हैं, आपकी आत्मा भी जीवंत है, तो निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति का इस्तीफा लीजिए, उनको पार्टी से निष्कासित कीजिए, क्योंकि उन्होंने एक पूरे की पूरी जाति को ही उन्होंने एक प्रकार से चोट पहुंचाने का काम किया, ठेस पहुंचाने का काम किया। और निशिकांत दुबे, आप कभी भी हमारे उत्तर भारतीयों के महानायक नहीं हो सकते, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जब लड़ाई लड़ी हिंदवी स्वराज की, तो उन्होंने जाति नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा, सिर्फ एक ही चीज पूछा, आप हिंदुस्तानी हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, आप देशभक्त हैं। और आप ऐसे मराठी लोग जो इतने प्यारे हैं,
पूरे भारत में सबसे ज्यादा टैक्स मुंबई देती है, पूरे भारत में बॉलीवुड को पहचान मुंबई देती है, ऐसे मराठियों को आप कह रहे हैं कि हम पटक पटक के मारेंगे? तो हमने भी यहां पर चूड़ियां नहीं पहनी है निशिकांत जी, हम भी कोई ऐसे घर पे हाथों में मेहंदी लगा के हम नहीं बैठे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से हम भी देना जानते हैं, लेकिन हमारी वो भाषा नहीं है। बढ़ती अगली खबर की ओर। चिराग पासवान ने बिहार युवा आयोग की घोषणा पर जताई खुशी। दिल्ली बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में युवा आयोग स्थापित करने की घोषणा को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने समर्थन और खुशी जताई। चिराग पासवान ने कहा है कि यह बिहारी युवाओं की लंबे समय से मांग थी। मैं भी इस मामले पर बिहार सरकार से लंबे समय से आग्रह कर रहा था। उन्होंने बताया कि बिहार एक युवा राज्य है जिसमें युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन अवसरों के अभाव में युवा दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर है। एक डोमिसाइल लागू किया गया महिलाओं के लिए। देखिए, चुनाव से पहले ये फेंका गया एक और पत्ता है, तुरुप का इक्का है। तुरुप का इक्का तो जरूर साबित होगा, मैं ये मानता हूं, क्योंकि ये मांग लंबे समय से बिहारी युवाओं की रही। इस मांग को लेकर मैंने भी लंबे समय से बिहार सरकार से आग्रह किया था कि बिहार एक युवा राज्य है, एक बड़ी आबादी बिहार में युवाओं की है। ऐसे में ये युवा अभाव में, व्यवस्था के अभाव में दूसरे राज्य जाने के लिए मजबूर होते हैं, दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर होते हैं, और जिसकी वजह से पलायन पे जिस कदर हम लोग नियंत्रण पाना चाहते हैं वो हम लोग नहीं पा पा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी था एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जहां पे युवा अपनी समस्या के साथ जाएं और समाधान लेकर आए। उसके लिए एक युवा आयोग का गठन हो। लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ये मांग रही। समय समय पर मैंने भी हर मंच से इस विषय को उठाने का मैंने कार्य किया। मुख्यमंत्री जी से लिखित रूप में, मौखिक तौर पर मुलाकातों के दौरान हमेशा मैंने उनसे ये आग्रह किया। सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हृदय से आभार देता हूं और उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि बिहारी युवाओं की इस मांग को उन्होंने सम्मान देने का कार्य किया। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जब हम लोग विकसित देश की कल्पना करते हैं, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक, जिसमें बिहार की एक अहम भूमिका होगी। जब बिहार विकसित होगा तभी देश विकसित होगा, और उस विकसित बिहार के निर्माण में इस युवा आयोग की, बिहार युवा आयोग की एक अहम भूमिका होने जा रही है। ये चिंता हम लोग के लिए लंबे समय से रही कि जब देश में बाल आयोग है, जब हमारे यहाँ महिला आयोग है, अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, तो वहीं देश की इतनी बड़ी आबादी जिसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, और बिहार जैसा राज्य जहाँ के युवाओं को अलग अलग परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना कर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, ऐसे में बिहार जैसे राज्य में एक युवा आयोग की ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में सही समय पर लिया गया ये एक सही फैसला है, जिसके लिए एक बार फिर से मैं बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये विश्वास रखता हूं कि इस युवा आयोग के गठन से न सिर्फ युवाओं की समस्या का अब समाधान होगा, बल्कि हम लोगों का जो सपना है कि न सिर्फ पलायन रुके बल्कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो। बिहार में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो कि जो लोग पलायन करके बाहर जा चुके हैं वो भी हमारे राज्य वापस आए। उस व्यवस्था का भी हम लोग निर्माण कर पाएंगे। साथ ही में मैं मुख्यमंत्री जी को, महिलाओं को उन्होंने सशक्त करने के लिए जो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है 35% का उनको आरक्षण देकर डोमिसाइल नीति के तहत, मुझे लगता है ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सही समय पर लिया गया ये फैसला है। न सिर्फ ये महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त करेगा, और इस बात में कतई कोई संकोच नहीं है, कोई दो राय नहीं हो सकती कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा से महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए हर संभव वो फैसला लिया है। भले पंचायतों में उनको अधिकार देने की बात हो, अलग अलग व्यवस्था में उनको आरक्षण के तहत उनको इनकॉर्पोरेट करने की बात हो, और आज वाला जो फैसला है इसमें भी महिलाओं को आगे बढ़ने का, मुख्य धारा के साथ जुड़ने का एक मजबूत अवसर मिलेगा, ये मैं मानता हूं। एक बार फिर से बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार। बढ़ते अगली खबर की ओर।
बिहार बंद में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त भागीदारी। राज्य की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तथा राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज पटना में महागठबंधन द्वारा आहूत बिहार बंद में हिस्सा लिया। यह बंद वर्ष 2025 के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता चुनाव से सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ आयोजित किया गया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण, अपारदर्शी और राजनीतिक रूप से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य विशेष वर्गों को मताधिकार से वंचित करना है। बढ़ती है अगली खबर की ओर। कैंटीन विवाद पर संजय गायकवाड़ का बयान। मुंबई में आकाशवाणी कैंटीन को लेकर विवाद उस समय गहरा गया जब शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर कथित रूप से एक कैंटीन स्टाफ को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। यह मामला खाने की गुणवत्ता को लेकर उठी शिकायतों के बाद सामने आया। विधायक संजय गायकवाड़ ने अपनी सफाई में कहा है कि मैं पिछले 30 सालों से आकाशवाणी कैंटीन आ रहा हूं। पिछले 5.5 साल से यही रह रहा हूं। मैंने बार बार अच्छा खाना परोसने की गुजारिश की है। देखो, ये आकाशवाणी की जो कैंटीन है, मैं 30 साल से यहाँ पर आता हूँ और 5.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैंने कई बार इनके खाने के बारे में इनको समझाया कि आप खाना अच्छा दिया करो। 15 दिन का अंडा, 15-20 दिन का नॉनवेज, सब्जियाँ 2-2, 4-4 दिन की। तो इसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र के जो करीबन रोज़ाना यहाँ पर 5-10 हज़ार लोग जो आते हैं वो सब यहाँ खाना खाते हैं और हर किसी की यही कंप्लेंट है। किसके खाने में छिपकली निकलती है, किसी के खाने में चूहा निकलता है, किसी के खाने में रस्सी निकलती है। कल रात में मेरे रूटीन टाइम पर 10 बजे मैंने खाने का ऑर्डर किया। सो मैंने दाल, चावल और 2 चपाती मंगाया। चावल का निवाला मैंने खाते से मुझे महसूस हो गया कि इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है। सो दूसरा निवाला खाने के बाद में मुझे वोमिटिंग हुई और मैंने उसका स्मेल लिया तो वो निष्कृष्ट दर्जे का खाना नहीं था, वो सड़ा हुआ खाना था। तो मैं जैसी हालत में मैं खाना खा रहा था वैसे मैं नीचे गया और वो मैनेजर से मैंने पूछा कि ये खाना आपने दिया है? बोले हाँ हमने दिया है। तो किसने लाया था? तो सब लोगों को लाया। मैंने
मैनेजर और उनके 6 लोग और जो बैठे हुए खाने पर जो लोग बैठे थे उसको सबको ये स्मेल दिखाया, तो बोले ये बहुत गंदा है, ये खाने जैसा नहीं है। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने आपको 10 बार ऐसे समझाया कि आप खाना अच्छे से दिया करो, आप हमारी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, हमारी जान से खेल रहे हैं। ये अगर हम ये पॉइजन वाला खाना खाएंगे तो हम कल हमारी जान को कुछ भी हो सकता है। आज हजारों लोग वहाँ आते हैं, कर्मचारी आते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, आप इसी तरह का खाना अगर उनको पेश करते हैं या देते हैं तो उनकी तो जान खतरे में। इसलिए जो रिएक्शन मेरी बात में रात में आई, तो बहुत समझाने के बाद में, हर भाषा में समझाने के बाद अगर ये लोग सुधरते नहीं है तो मुझे मेरी स्टाइल से मुझे उनसे बात करना पड़ेगा। सर, आप सरकार में हैं और इस तरीके का जो व्यवहार है वो कैंटीन की ओर से किया जा रहा है आपको लेकर या आपके यहाँ जो लोग आते हैं उनको लेकर, सरकार को इससे लेकर सरकार के साथ कुछ बात? मेरे ख्याल से हर साल हजारों कंप्लेंट सरकार की तरफ एक कैंटीन की जाती है। वो सारी कंप्लेंटों को क्यों नजरअंदाज किया जाता है ये मुझे पता नहीं है। बार बार 30 साल से एक ही कंत्राटदार को ये कंत्राट कैसा मिलता है? हजारों कार्यकर्ता लोगों की कंप्लेंट है, पब्लिक की कंप्लेंट है, एमएलए की कंप्लेंट है, इतना होने के बाद में उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? उसके पूरे किचन के अंदर चूहे दौड़ते रहते हैं, सारा गंदा माहौल होता है, सारा खाना जो है 4-4, 5-5 दिन का बना रहता है। तो ये सारी चीजें चेक होना चाहिए। वहाँ के जो कोई गायकवाड़ करके एमडी है उनका भी काम है कि उस पर देखरेख कर, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सरकार से क्या मांग है? और मैं आज विधानसभा के अंदर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से मैं हमारे अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस तरह से जो आमदार है वो आमदार की सुरक्षा आपका फर्ज है, उनका रक्षण होना ही जिम्मेदारी आपकी है। तो आप इस पर ऐसी कार्रवाई की कि आने वाले कल में इस तरह के होटल में कुछ भी जिससे लोगों की जान को धोखा हो, इस तरह का खाना परोसा ना जाए, खाना बनाया ना जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। फडणवीस सरकार ने 3 भाषा फॉर्मूला लागू करने की कोशिश की है। पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान का कहना है राज्य सरकार ने 3 भाषा फॉर्मूला लागू करने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। राज्य सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। कुछ लोग इसका जश्न मनाना चाहते हैं और इसका श्रेय लेना चाहते हैं। किसी को पीटना और कानून को अपने हाथ में लेना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि राजनीतिक लाभ के लिए वह कुछ लोगों के विरोध का समर्थन कर रहे हैं और दूसरों को इसकी अनुमति नहीं दे रहे। मनसे ने प्रोटेस्ट किया था मराठी लैंग्वेज को लेकर और मनसे कहीं ना कहीं कह रही है कि हमें परमिशन नहीं दी इस प्रोटेस्ट के लिए। देखिए, ये मुद्दा पॉलिटिकली खींचा जा रहा है। सरकार ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, महाराष्ट्र की जनता ने बड़े पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया कि हम हिंदी के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदी की पहली कक्षा से अनिवार्य करने के खिलाफ है। आप धीरे धीरे उसको हिंदी को इंट्रोड्यूस करिए, लेकिन पहले मातृभाषा मराठी और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, जो कि एक नॉलेज देने वाली भाषा है, उसको रखिए पहली से और हिंदी को बाद में रेकमेंड कीजिए। लेकिन जो बीजेपी आरएसएस की जो माइंडसेट है दिल्ली का, कि उनका यही है कि बस एक देश एक मजहब, एक देश एक भाषा, एक देश एक कर पद्धति, एक देश एक इलेक्शन, वो सब एक के पीछे पड़े हुए हैं। तो इसके चलते जब हिंदी का इम्पोजिशन होने के आसार दिखे तो लोगों ने समझ लिया कि ये तो आरएसएस का एजेंडा सरकार चला रही है, जिसके खिलाफ काफी जोरों से प्रोटेस्ट हुआ। सरकार को निर्णय पीछे लेना पड़ा, जीआर को रद्द करना पड़ा, जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन था। तो बस बात खत्म हो गई। महाराष्ट्र की जनता की बात सरकार ने मान ली, जो प्रोटेस्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था। अब कुछ लोग उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि हमारी वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, अगर वो कहना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें हर एक मराठी आदमी इस इम्पोजिशन के खिलाफ था। तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने फैसला बदल दिया है, महाराष्ट्र की जनता की मान ली है, तो इशू खत्म हो गया है। अब किसी को सेलिब्रेट करना अवश्य करें, और कोई साथ आता है तो भी कोई बात नहीं, पॉलिटिकल अलाइनमेंट तो होते रहते हैं। लेकिन मार पिटाई करना, कानून अपने हाथ में लेना, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और मैं जिम्मेदार समझता हूं मुख्यमंत्री को, जो राजनीतिक लाभ के चलते कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, कुछ लोगों के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को मना कर रहे हैं।
आपने आज देखा कि एक मीरा भाईंदर में एक सरकार का मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत सी कर रहा है। किस बलबूते पे कर रहा है? क्योंकि वो एक शिंदे ग्रुप का मंत्री है और उसका नेता शिंदे उनको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री की छवि इसमें खराब हो रही है, महाराष्ट्र की छवि खराब हो रही है। हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई कानून अपने हाथ में लेकर जो अल्पभाषिक है, दूसरी भाषा बोलने वाले जिनकी मातृभाषा मराठी नहीं है, उनकी आप पिटाई कर दे। ये संभव नहीं है। हाँ, हम जरूर अपेक्षा करेंगे, बिल्कुल करबद्ध निवेदन करेंगे, जो भी बाहर के राज्यों से यहाँ काम करेंगे, आप मराठी सीखिए। अगर आपको महाराष्ट्र में काम करना है, महाराष्ट्र की जनता की सेवा करनी है, तो मराठी सीखिए। आप कम से कम काम चलाओ मराठी तो सीखिए, लेकिन उसके लिए जबरदस्ती करना ये स्वीकार नहीं है। और ये फिर से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का अपयश है कि या तो वो जानबूझ के मुझको भड़का रहे थे कि पॉलिटिकल फायदा मिले, या उनकी कोई सुनता नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की एक बाहर जो इमेज आ रही है कि एक परोकियल स्टेट है, ये बिल्कुल एक एनलाइटेड स्टेट नहीं है, जो कि वास्तव से दूर है। कहीं ना कहीं बिहार के जो चुनाव नजदीक आ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र बढ़ती अगली खबर क्यों? दिल्ली में अब 1 नवंबर से लागू होगा एंड ऑफ लाइफ वाहनों के खिलाफ अभियान। दिल्ली में अब 1 नवंबर 2025 से एंड ऑफ लाइफ यानी ईंधन की खपत पूरी कर चुके पुराने वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यह प्रतिबंध दिल्ली के साथ साथ 5 एनसीआर जिलों में भी लागू होगा। इस निर्णय को लेकर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस फैसले के पीछे केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। जनता पार्टी की सरकार बनी है, रोज झूठ बोलते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। 1 मार्च को इनकी सरकार को बने हुए 1 हफ्ता हुआ था और इनके मंत्री ने अनाउंस कर दिया, मीडिया के सामने अनाउंस कर दिया कि 31 मार्च से जितने भी पुराने वाहन हैं उनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल देना बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद वो डेट शिफ्ट करके इन्होंने 30 जून कर दी और खूब ढोल पीटा कि हम लोग जो है पुराने व्हीकल्स को रहने नहीं देंगे, प्रदूषण को कम करेंगे। और जब दिल्ली वालों ने इनके खिलाफ इनकी आलोचना करनी शुरू की, हम लोगों ने प्रेस वार्ता की, तो इनको आनन फानन में वो फैसला वापस लेना पड़ा। मगर आज जो सीएक्यूएम की चिट्ठी आई है उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। सीएक्यूएम की चिट्ठी में आया है कि सीएक्यूएम ने इन एनसीआर के राज्यों की सरकारों के विभागों के साथ सलाह करके ये फैसला लिया था कि 1 जुलाई से पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये सारी की सारी सरकारें इस षड्यंत्र में शामिल थी और इसीलिए ढोल पीट रहे थे। मगर जब दिल्ली वालों ने इनकी आलोचना की, इनके खिलाफ माहौल बनने लगा, तो ये डर गए और इन्होंने आनन फानन के अंदर एक बहानेबाजी सीएक्यूएम के सामने की। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो प्रक्रिया है ये गलत है, ये जो ऑर्डर है ये गलत है, हम इसके खिलाफ है। नहीं, इन्होंने लीपापोती करने की कोशिश की कि साहब हमारे कैमरे नहीं चल रहे, हमारा जो है टेक्निकल दिक्कत आ गई, हम जो है और राज्यों के अंदर अगर आप ये बैन लगाएंगे तो हम ये बैन लगा सकते हैं। तो सीएक्यूएम ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। 1 नवंबर से अब सीएक्यूएम ने पूरे एनसीआर के जो दिल्ली है, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, इन्होंने सब पे बैन लगाने का अब एक डायरेक्शन निकाल दी। तो इन्होंने, दिल्ली सरकार ने क्या किया, खुद तो बर्बाद हो ही रहे थे, अब आसपास के भी कई शहरों को बर्बाद करने का ठेका दिल्ली सरकार ने ले लिया। ये सीधा सीधा ड्रामेबाजी है। सीधा सीधा वाहन विक्रेता, वाहन उत्पादक, कार मैन्युफैक्चरर्स को अरबों रुपए का फायदा देने का एक षड्यंत्र है। अगर इनकी नीयत साफ है तो इनको पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाके नया कानून बना देना चाहिए। इन्होंने पहले भी जब दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार को ताकतें मिली थी तो ये ऑर्डिनेंस लाके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था।
जब सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन कैसे नियुक्त होगा उसको तय किया था, इन्होंने उसका फैसला भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्होंने पलट दिया। तो इस मामले में भी ड्रामेबाजी ना करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए इनको कानून लाना पड़ेगा, अध्यादेश लाना पड़ेगा, और वो लाया जा सकता है, बहानेबाजी की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बंद रैली में राजद का तीखा हमला। पटना में आज महागठबंधन द्वारा आहूत बिहार बंद रैली के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय गर्म हो गया जब राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। भीड़ को संबोधित करते हुए मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि चुनाव आयोग ने हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया है। यह आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रहा, यह भाजपा की एक चाल बन चुका है जो विपक्ष को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कहेंगे, आज आप लोग सड़कों पर उतर गए हैं, इतनी गर्मी में उतर गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमको कंपेल किया है, मजबूर किया है, महागठबंधन को और हमारी पार्टी को। यहाँ सामान्य प्रक्रिया इलेक्शन होने से पहले है कि वोटर लिस्ट का संधारण होगा। तो संधारण जो होता है वोटर लिस्ट का, तो उसमें एडिशन और डिलीशन दोनों शामिल होता है। जो मर गया, जो कहीं चला गया, तो उसको डिलीशन होता है। अब ये 7 जनवरी 2025 को फाइनल लिस्ट बन करके वोटर का अपलोड भी होगा इलेक्शन कमीशन के साइट पर। अब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। अब ये 7 जनवरी के बाद 5 महीना के पश्चात कौन ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिस परिस्थिति में विशेष गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का कराया जा रहा है बिहार में। और उसमें कहा गया फर्स्ट फेज में कि आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में और जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड स्वीकार नहीं है। तो आधार कार्ड से तो सब कुछ होता है, सामान गरीब से गरीब के घर में है, राशन कार्ड भी उसी से बनता है। तो राशन कार्ड मान्य है, पैन कार्ड मान्य है, पासपोर्ट मान्य है। तो सब गरीब को पासपोर्ट और पैन कार्ड नहीं होता है। जो इनकम टैक्स सबमिट करता है तो उसी के पास रहता है। अब वो 3 दिन 4 दिन तो लिया आधा अधूरा। अभी परसों से कलेक्टर को कहा गया है, ये मौखिक आदेश है, रिटर्न नहीं आया, तो इसका मतलब कि साजिश और गहरी है, कुचक्र बहुत सुविचारित है कि परसों से कलेक्टर, सब कलेक्टर 3 बार मॉनिटरिंग करता है प्रत्येक बीएलओ से और कहता नो डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। फार्म पर दस्तखत कराओ, जो मूर्ख है, अनपढ़ है, वो उठा लो और सीधे इलेक्शन साइट पर तुम अपलोड करो। तो ये दोनों फेज में जो हो रहा है, इसका मतलब कि साजिश गहरी है। इलेक्शन कमीशन हड़बड़ी में है, जल्दीबाजी में है, और इलेक्शन कमीशन एक तरफ से हथकंडा है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को। दिल्ली में चुनाव हुआ तो केजरीवाल हार गया इसी फार्मूला से, और वहां भी करीब 30% वोट कहा कि बाहरी है, ये है, वो है, तो विदेशी है, तो डिलीट कर दिया। तो ये साजिश है, गहरी साजिश है। भाई कैमरा नीचे करो भाई, भाई कौन है? मुझे छोड़ के नीचे करो कैमरा, नीचे हो। बात
काजू खाएगा वीडियो नहीं लेना चेहरा चमकाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार सर विवाद पर प्रमोद तिवारी का तीखा वार। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक आम आदमी के अधिकारों के हनन का विरोध करता है। बिहार की 88% से ज्यादा आबादी मजदूरी के लिए राज्य से बाहर जाती है। एक बेघर व्यक्ति अपना पहचान पत्र तो ढूंढ सकता है, लेकिन अपने पूर्वजों का पहचान पत्र कैसे ढूंढेगा। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया गरीबों, प्रवासियों और वंचित वर्गों को जानबूझकर मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश है। का जो रिविजन चल रहा है, जैसे SIR टर्म दी गई है बिहार में, उसको लेके आज बिहार बंद बुलाया गया है। राहुल गांधी खुद उसमें शामिल हो रहे हैं और जो है इससे पहले इस बीच चुनाव आयुक्त का भी, मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान आ गया कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए इस तरीके की एक्सरसाइज को करना जरूरी है, ये इनएविटेबल है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? बहुत साफ कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास है, आम आदमी के अधिकारों का हनन का जो प्रयास है, उसका कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन पुरजोर विरोध करता है। मुझे समझाएं, ये सुविधा संपन्न लोग 88%, 88% से ज्यादा की आबादी बिहार में देहात में रहती है, मजदूरी करने बाहर जाती है। जिसके पास रहने को भी घर नहीं, वो अपनी तो शायद कहीं से ढूंढ ढांड कर निकाल दे, वो अपने पुरखों की कहां से निकालेगा। ये कैसा भद्दा मजाक है लोकतंत्र में कि कल तक नारा था मतदान बढ़ाओ, अब मतदान कम करो क्योंकि भाजपा सरकार खतरे में है, भाजपा सरकार जाने वाली है। मैं कहना चाहता हूं आपको, बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आपने जो आधार कार्ड बनाया था, उस समय तो कहा था ये दुनिया का सर्वशक्तिमान कार्ड होगा, अब उसी को क्यों रिजेक्ट कर रही। ये सरकार की नीयत इसी से साफ हो जाती है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, पूरी ताकत से सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जनता की अदालत तक हम इसे लड़ेंगे। राहुल गांधी भी गए हैं सर आज दिखाने के लिए इस बात को, सॉलिडेरिटी के लिए, क्योंकि भारत बंद बुलाया गया था महागठबंधन की तरफ से, आज बिहार में बुलाया गया है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं और बार बार इस बात को कह रहे हैं और भी वो चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। कैसे देखें उसको? देखिए, अब तो चुनाव आयोग महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव और उसके पहले पार्लियामेंट के पहले दूसरे चरण के चुनाव में बेनकाब हो चुका है। अब सिर्फ एक मर्यादा बची है कि सब इलेक्शन कमीशन के बारे में कितना बोलो कितना ना बोलो, पर सही तो है, लोकतंत्र की चीर हरण किया किसी ने, तो दुर्भाग्य है कि इलेक्शन कमीशन ने, पिछली इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं, अब हम इन्हें करने नहीं देंगे। आप चाहते क्या है? जनता ज्यादा से ज्यादा वोट डाले, या आप चाहते हैं कि जो परंपरागत गरीब, मजदूर, अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीब तबका है, अमीरों के पास तो पीए भी होंगे, अमीरों के पास तो रख रखाव के साधन भी होंगे, इनके पास नहीं होते। ये कौन सा हुक्मनामा आपने जारी किया है? ये हुक्मनामा है या लोकतंत्र का कत्लनामा है? बताए इलेक्शन कमीशन, और जिसके इशारे पे किया है मोदी सरकार बताए। हम लड़ेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए। जो काम अंग्रेजों ने किया था ना, वही तो अब मोदी सरकार कर रही है। सर, भारत बंद आज बुलाया गया है कई संगठनों के द्वारा, जो सरकार की कई नीतियां, चाहे वो किसान को लेकर हो, मजदूरों को लेकर हो, और जो नीतियां उनके खिलाफ आज बहुत बड़ा एक जो है स्तर पे भारत बंद बुलाया गया है। कांग्रेस का क्या इसके ऊपर स्टैंड है? मैं भारतवर्ष के मजदूरों, किसानों और भारत की जनता को
जो इसमें शामिल तो नहीं हो रही है, पर महंगाई, बेरोजगारी और देश की लुटती हुई संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ में जाने की निजीकरण की योजना पर खड़े होकर कह रही है, ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरे देश से यही खबरें निकल कर आ रही हैं। मैं इस सफल आंदोलन की, चुनौती की, प्रदर्शन की सराहना करता हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। संजय निरुपम का बयान, मराठी सम्मान पर राजनीतिक विवाद। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला कार्यकर्ता के साथ हुई बदसलूकी की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि राजश्री मोरे नामक महिला के साथ एक युवक ने अभद्र व्यवहार किया जो नशे में और अर्धनग्न अवस्था में था। युवक ने कथित रूप से मौखिक गालियां दी और मनसे का नाम लेकर धमकियां भी दी। निरुपम ने कहा है कि हम यहां इसलिए आए हैं ताकि राजश्री मोरे को न्याय मिल सके। मराठी भाषा और उसके बोलने वालों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन मराठी अस्मिता की आड़ में कोई भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति अगर अपमान, गाली, धमकी की भाषा अपनाता है तो वह अस्वीकार्य है। राजश्री मोरे मैडम के साथ कल परसों जो दुर्व्यवहार किया गया, एक नौजवान शराब की नशा में धुत था, अर्धनग्न था और वो मनसे का नाम लेके इनको लगातार गाली दे रहा था, धमकी दे रहा था और कह रहा था कि मेरे पिता मनसे के उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद पुलिस केस हुआ। आज हम यहां पे मोरे मैडम को लेकर यहां आए हैं ताकि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से न्याय मिले। मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के लोगों की मातृभाषा और मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए। मराठी भाषी के लोगों का भी मान सम्मान होना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मराठी भाषा के नाम पर एक अपना राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है कि आप भाषा का आग्रह रखिए, लेकिन लोगों को धमकी देना, मारना, गाली देना, इस प्रकार की हरकतें बंद करिए। राजश्री मोरे जैसी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरी पुलिस आपके साथ खड़ी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह महानगर पालिका का चुनाव है, चुनाव की वजह से इस प्रकार के मुद्दे उठेंगे। चुनाव एक बार से हो जाएंगे, उसके बाद ये सारी बातें भूल जाएंगे। तो आज बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका चुनाव तक किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला न हो, किसी के ऊपर किसी प्रकार का मराठी भाषा के नाम पे धमकी न हो, भाषा के नाम पे समाज को तोड़ने का और कोई प्रयत्न न हो। इस दिशा में हम सब की तरफ से प्रयास होना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर हम सबको सबसे अपील करने की आवश्यकता है कि कृपया करके भाषा के नाम पर आपस में लड़ने की कोशिश मत करिए। हम सब एक हैं, भारतीय हैं। मुंबई शहर को बनाने में सबका योगदान है और सभी लोग एक साथ मिल करके मुंबई शहर के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। पुलिस ने क्या कहा गिरफ्तारी क्यों? पुलिस ने कहा कि हमने जो भारतीय न्याय संहिता का जो प्रावधान है उसमें आज ताजा स्थिति यह है कि 7 साल से कम की सजा का अगर कोई केस बनता है तो उसमें तत्काल गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड भरवा के ले लिया है और यही एक प्रक्रिया, नई प्रक्रिया शुरू हो रही है जिसके तहत आने वाले 1 साल में अगर कोई भी गुनाह वो करता है तो उसको तड़ीपार किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि अगर हमने ये जो प्रक्रिया चलाई, इसका मतलब ये नहीं कि केस कमजोर हो गया है। इसको इमीडिएट एक चार्जशीट फाइल की जाएगी और चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट के जरिए जितने साल की भी सजा होती है वो साल की सजा उसको मिलेगी। इस बीच मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके राजश्री मोरे मैडम अपना स्टेटमेंट देगी, विच विल बी कंसिडर्ड एज मेन एविडेंस। तो आज या कल में उनको अपना एक स्टेटमेंट देना है और पुलिस की तरफ से उस गुनाहगार को, उस आरोपी को पूरी सजा मिले, इस तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। धमकी आ रही है उसके लिए कोई नया? हाँ, अभी इनने बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार इनको धमकी आ रही है और बोला जा रहा है कि लातों के भूत बात से नहीं मानते। कुछ लोग जो इनको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े, क्योंकि राजश्री मैडम भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो लोग धमकी बार बार दे रहे हैं कि आप ज्यादा बोलो मत। लेकिन मैंने इनको कहा कि इन धमकियों से के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं। हम सब आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है, पूरा मुंबई शहर आपके साथ है और मुंबई पुलिस अभी तुरंत इनका एक स्टेटमेंट लेकर के नया केस रजिस्टर करने जा रही है जो उनको लगातार धमकी आ रही है। निरुपम साहब, जिस तरह से केवल हिंदी भाषी वाले या हिंदुओं पर ही केवल मराठी बोलने या इस तरह के जो बात की जा रही है, ये भी एक विषय है जिसको हमारे कुछ साथियों ने उठाया
कि अगर आपको इतना लगता है कि सबको मराठी बोलना चाहिए तो आप जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं। आप में इतनी हिम्मत है तो जरा भिंडी बाजार जाइए, जरा वहां पे क्या नाम है नल बाजार जाइए, वहां भाईकला एरिया में जाइए और वहां पे डोंगरी पे जाइए और वहां सबको बोले कि जरा मराठी बोल के दिखाओ, और ना बोले तुमको मार के दिखाइए। तो एक कमजोर लोगों को सताने का जो एक मराठी भाषा के नाम पर प्रयत्न हो रहा है वो सर्वथा गलत है। हम इसका निषेध करते हैं। संजय निरुपम सर मेरे साथ यहाँ पे आए थे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई है, वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। मेरे लिए ये एक आश्चर्यचकित बात है कि संजय निरुपम सर ने मेरे लिए आवाज उठाई है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और आज यहाँ पे हम इसलिए आए थे, ये पूछने के लिए आए थे कि जिस लड़के ने इतना गंदा व्यवहार किया रोड पे एक महिला के साथ, तो उसके लिए क्या कानून है और उसको कैसे नोटिस पे छोड़ा गया। मनसे और यूबीटी की ये जो लड़ाई थी ये मराठी के अगेंस्ट लड़ाई थी, लेकिन आप तो मराठी मूलवी हो, ये कैसी अलग लड़ाई चल रही है? हाँ जी, इस पार्टी की जो लड़ाई थी मराठी वर्सेस नॉन मराठी थी और इसमें मेरे अगेंस्ट ये इसलिए खड़े हुए क्योंकि मेरी लड़ाई ये है कि मैं मराठी वर्सेस नॉन मराठी नहीं लड़ रही हूँ। मेरा ये है मराठी वर्सेस इंसानियत। हम एक भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, बट हम हिंदुस्तानी है। हमारा ये हिंदुस्तान देश है, इसमें धीरे धीरे बंटवारा हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। एक दूसरे के प्रति अब हमारे मन में घृणा आ रही है, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में द्वेष पैदा हो रहा है और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये सबको पता है कि आप बहुत अच्छी मराठी बोल रही है, आप मराठी है, लेकिन आप एक बिजनेस वुमेन भी है क्योंकि आपका नेल आर्ट स्टूडियो है। आई चेक विद दैट। तो इस बिजनेस में क्या कोई इम्पैक्ट हो रहा है? आपको कैसी धमकियां आ रही है कि आपके कस्टमर्स पे इम्पैक्ट हो रहा है? ना जी, ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया हुआ है, तो मेरे बिजनेस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और रही बात तो वो लोग जो मुझे टारगेट कर रहे हैं, वो कितना टारगेट और करेंगे। जब वो एक मराठी लड़की को नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप लोग ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो नॉन मराठी है उनके साथ क्या ही होता होगा। धमकियां कैसे आ रही है? आपने कहा था कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आपको धमकी आई है, तो इसीलिए क्या आप पुलिस स्टेशन नहीं, मैं इसलिए अम्बोली पुलिस स्टेशन में नहीं हूँ। मैं अम्बोली पुलिस स्टेशन में इसलिए हूँ जो मुझे मेरा टारगेट किया गया था, मेरी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है, जो मुझे मेरी गाड़ी को मारा गया है, वो जो एरिया है वो अम्बोली पुलिस स्टेशन में आता है। लेकिन आपको थ्रेट किस प्रकार का आ रहा है कि इस प्रकार से आपको थ्रेट कर रही है? कैसे धमकियां? मुझे जो थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे ये कहा जा रहा है कि आप हमारे दैवत्य को आप हमारे दैवत्य को नीचे गिरा रही हो, वो हमारे दैवत्य है, आप उनके खिलाफ बात मत करो। मैंने वो किसी के दैवत्य के खिलाफ बात नहीं की है। मैं भी बहुत आदर करती हूँ माननीय राज ठाकरे साहब का जी, बट मैं इसके खिलाफ हूँ कि मराठी वर्सेस नॉन मराठी। एक आखिरी सवाल मैम, आपकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या है और आपका क्या प्लानिंग है? मेरी आगे की मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। इतना जरूर है कि मैं अपने आप को न्याय दिला के रहूंगी और मैं अपने साथ जितने नॉन मराठी है मैं उनके साथ भी खड़ी हूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाली। बढ़ते अगली खबर की ओर। कैंटीन कर्मी ने परोसे बासी चावल और बदबूदार दाल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कल रात ऑल इंडिया रेडियो विधायक निवास की कैंटीन में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने खराब गुणवत्ता वाला भोजन परोसने के कारण एक कैंटीन कर्मचारी की पिटाई कर दी। बासी चावल और बदबूदार दाल परोसे जाने पर संजय गायकवाड़ नाराज हो गए। इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखते हुए संजय गायकवाड़ ने कहा कि मैं 5.5 साल में मुंबई आ रहा हूं। मैं आमतौर पर कभी बाहर खाना खाने नहीं जाता। मैंने रात 9:30 बजे दाल, वरण, चावल, चपाती का ऑर्डर दिया। पहला निवाला खाने के बाद मुझे बहुत गंदा लगा। कल रात में 9:30-10 बजे के दरमियान जो मेरा खाने का टाइम है, मैंने नीचे से दाल, चावल और चपाती का ऑर्डर किया और मैंने दाल चावल मिक्स करके एक निवाला मुंह में डाला। सो मुझे बहुत गंदा लगा, तो सोचा हो सकता ये निवाला कुछ होगा। दूसरा निवाला खाने के बाद में मेरे को वोमिटिंग हुई, तो मैंने वो चावल का और वो दाल का मैंने स्मेल लिया, तो वो बासा नहीं था, वो सड़ा हुआ था। इतना गंदा, इतनी गंदी उसकी बात आ रही थी। तो इससे पहले भी ये होटल वालों मालिक को मैंने 4 बार समझाया कि आप मुझे खाना ताज़ा दिया करो।
15 दिन का चिकन, 20 दिन का मटन, 10-10 दिन के अंडे, सब्जी भी 4-4, 5-5 दिन बने वाली। मैं किसान हूँ, मैं अनाज पकने के बाद में वो कितने घंटे पहले का है, कितने दिन पहले का, मैं 1 मिनट में पहचानता हूँ। तो मला आप ये सब मत कीजिए। इतना समझाने के बाद भी कल रात में उन्होंने गया, फिर मैंने वो खाना लेके नीचे गया, वो मैनेजर को बुलाया, ये मतलब ये आपके यहाँ का है? बोले हाँ। स्मेल लीजिए आप। उन्हें स्मेल लिया तो बोले बहुत गंदा है। फिर 4 कर्मचारी उनके थे, उनको मैंने बुलाया, उन्होंने स्मेल लिया, बोले बहुत खराब है, बोले खाने जैसा नहीं है। वो कस्टमर बैठे थे, उन कस्टमर को मैंने दिया कि आप भी एक बार स्मेल लेके देखिए, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। तो उन्होंने सबने बताया कि ये बहुत खराब है। उसके बाद में फिर मैंने उसको जवाब पूछा, और नेचुरल मेरी जो रिएक्शन थी कि अगर आप हिंदी में समझते नहीं हो, मराठी में समझते नहीं हो, अंग्रेजी में समझते नहीं हो, तो हमारे शिवसेना स्टाइल तो हमको फिर वो तो आखिरी में हमारा असर रहता ही है। तो ये जवाब उनको दिया। और ये कैंटीन में अभी देखो आप, महाराष्ट्र के हर कोने से लोग के 10,000 लोग यहाँ पे आते हैं, और कर्मचारी आते हैं, अधिकारी आते हैं, किसान आते हैं, पक्ष के कार्यकर्ता आते हैं, हर कोई यहाँ खाना खाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कैंटीन है कि अच्छा मिलना चाहिए, कम सस्ते में मिलना चाहिए। पर यहाँ मैंने खाना खाना कल रात के बाद में जब मैं नीचे ऊपर चढ़ा तो इतने कस्टमर आए, कोई बोल रहा मेरे थाली में सुतली है, वो फोटो दिखा रहा, कोई बोलता चिपकी है, कोई बोलता ये है। गायकवाड़ जी, किसी के ऊपर हाथ उठाना, आप एक पब्लिक फिगर हैं, एमएलए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हैं, कहीं ना कहीं आपको शोभा। बिल्कुल, मैं इसका मुझे कोई गम नहीं है। मैं एक योद्धा हूँ, मैं लोक प्रतिनिधि हूँ। जब कोई लोकशाही की भाषा नहीं समझता तो मेरी भाषा आखिरी में ये रहती है। तो ये हिंदी मराठी विवाद नहीं है, जैसे खाना की जो क्वालिटी है उसके मद्देनजर आपने उसको मारा है? तो क्या उनके माथे पे लिखा था कि उनको वो हिंदी है या मराठी है, ये देख के थोड़ी मारा है मैं तो ये आप जरा स्मेल देखे देखिए ना, अगर स्मेल लगता है तो फिर आप मुझे बताइए कि सही में कि ये खाना कुत्तों को भी नहीं खिला सकते। आप स्मेल देखिए एक बार इसका। कल रात 10 बजे की घटना। आप ये बताइए, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कोई अथॉरिटी होगी, जो कंसर्न अथॉरिटी होगी, उसको आप कंप्लेंट कर सकते हैं? मैंने उसको भी कंप्लेंट किया, मैंने कंप्लेंट उनको भी किया, समिति के चेयरमैन को कंप्लेंट किया, एमडी को कंप्लेंट किया, अभी फूड एंड ड्रग्स भी करूंगा, विधानसभा में भी करूंगा कंप्लेंट। अभी नहीं, 4 साल में कई बार कंप्लेंट किया मैंने। और जब सब कंप्लेंट के बाद भी सुधरता नहीं आदमी, तो फिर हमारी स्टाइल है। तो आपको किसी तरह का मलाल नहीं है कि आपने उसको मारा है? कुछ क्या है, और करेंगे तो और मारूंगा। बढ़ती अगली खबर की ओर। श्रीकांत दुबे का बयान भाजपा का नहीं, रामदास आठवले। भाषा विवाद पर केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा कि मुंबई में जो हो रहा है वह ठीक नहीं है, मंत्री की भूमिका उचित नहीं है। निशिकांत दुबे का बयान जनता को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उन्होंने यह सभी मराठी लोगों के लिए नहीं बल्कि केवल उन लोगों के लिए कहा है जो दादागिरी कर रहे हैं। यह भाजपा का बयान नहीं है, यह उनका निजी राय है। राज ठाकरे को अपनी भूमिका बदलने की जरूरत है। हमें भी मराठी पर गर्व है, लेकिन हिंदी का विरोध करना ठीक नहीं। जो स्टेटमेंट दिया है कि तुमको पटक के मारेंगे, कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3-4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, और वो बीजेपी के अत्यंत सीनियर नेता भी है। तो मुझे लगता है कि जो मुंबई में हो रहा है ये बात अच्छी नहीं है। जो मराठी बोलो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे, तो ये भी मंत्री की भूमिका ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि मुंबई में रहने वाले नॉन मराठी लोग जो है, कम से कम 70-80% लोग मराठी बोलते हैं, मराठी समझते हैं। 10-20% लोगों को शायद मराठी नहीं आती होगी तो समझती है, और वो मराठी सीख सकते हैं। तो मनसे ने अपने भूमिका में बदल करना चाहिए, उनको तो समझाना चाहिए कि भाई आप यहाँ हैं तो मराठी में बोलो। जैसे बिहार में भी कुछ न्यूज आई है कि भाई वहाँ एक मराठी आदमी जो है तो उनको बोला कि मैं भोजपुरी में बोलो, और वो हिंदी बोल सकता है लेकिन मैं भोजपुरी नहीं बोल सकता है, तो उनको भी वहाँ मारा है। तो मुझे लगता है कि मनसे की भूमिका से ऑल इंडिया में रहने वाले जो मराठी लोग हैं, इनकी जिंदगी धोखे में आई है। दिल्ली में कम से कम 4 लाख से ज्यादा मराठी लोग रहते हैं। हर राज्य में मैं जाता हूँ तो वहाँ मुझे मराठी लोग मिलते हैं। और विशेषकर ये बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार में भी महाराष्ट्र भवन है, तो वहाँ भी मराठी लोगों की संख्या है। तो यहाँ अगर इसी तरह की भूमिका ली जाएगी तो देश भर में रहने वाले मराठी लोगों की जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है। उसका प्रोटेक्शन कौन करेगी? तो इसलिए, लेकिन जिस तरह निशिकांत दुबे जी ने स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट से हम सहमत नहीं है, लेकिन उन्होंने सारे मराठी लोगों के लिए तो नहीं बोला है।
जो लोग दादागिरी कर रहे हैं, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, और मराठी बोलो वरना फिर हम तुम थप्पड़ मारेंगे, तो ऐसे लोगों को उन्होंने बोला है। उनका पटक पटक और मारेंगे मतलब हर मराठी आदमी को मारने का विषय ना नहीं है, दादागिरी करने वालों को मारेगा ऐसा उन्होंने बोला है। तो भी मुझे लगता है ये कोई बीजेपी का अधिकृत स्टेटमेंट नहीं है, ये व्यक्तिगत उनकी राय है, उन्होंने अपनी भूमिका रखी है। और हम मतलब लेकिन उन्होंने दादागिरी करने वालों को ही मतलब ये इस का उत्तर दे दिया है। मराठी विवाद के बीच राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मीडिया से बात ना करें, मीडिया को इंटरव्यू ना दे, मीडिया से बात ना करें। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा मीडिया से बात ना करें, कैसे देखते हैं? नहीं, मीडिया से बात नहीं करो मतलब उन्होंने शायद बोला है कि अपने भाषण में बोला था कि अभी वीडियो निकाल कर थप्पड़ मारते थे, और ये भी थप्पड़ कोई हर आदमी को मारा ऐसा भी नहीं है, एक दो लोगों को शायद थप्पड़ मारने का कुछ इनका प्रोग्राम हुआ था। लेकिन बाद में राज ठाकरे ने बोला था कि अभी वीडियो मत निकालो, तो डायरेक्ट मतलब उनको अगर वो कुछ दादागिरी करते हैं तो उनको थप्पड़ मारो। लेकिन मुझे लगता है कि राज ठाकरे ने अपनी भूमिका में बदल करने की आवश्यकता है। मराठी पर हमें गर्व है, उनको भी गर्व है, मराठी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी का इतना विरोध करना ठीक नहीं है। जैसे तमिलनाडु में अगर हिंदी का विरोध होता है, फिर महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध कभी नहीं हुआ है, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है। तो इसी तरह का विरोध करना, गुंडागर्दी करना, इसको रोकना चाहिए, और पुलिस प्रशासन ने मतलब इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जरूर मीरा रोड में जो घटना घटी है, वहाँ गुजराती लोगों ने, नॉन मराठी लोगों ने एक मोर्चा निकाला था कि ऐसे थप्पड़बाजी चल रही है तो इसके निषेध में, और दोबारा इसी तरह घटना ना घटे उसके लिए उन्होंने अपना मोर्चा निकाला था। लेकिन मनसे ने भी अपना मोर्चा अनाउंस किया, और पुलिस ने उनको बताया था कि भाई जिस रूट से आप जाना चाहते हैं वहां से नहीं जा सकते हैं, दूसरे रूट से आप मोर्चा निकालो, अपनी भावना व्यक्त करने का आपको भी अधिकार है। लेकिन उन्होंने सुना नहीं, पुलिस ने जिस रास्ते से मत जाओ ऐसा बोला, उसी रास्ते से इनकी रैली जाने लगी। इसीलिए पुलिस को उनको रोकना पड़ा, ताकि मतलब दोनों मोर्चा में कोई विवाद ना पैदा हो या संघर्ष ना हो। उसके लिए पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के स्थिति का विचार करते हुए उनको उस रोड से मोर्चा निकालने के लिए विरोध किया था, लेकिन दूसरे रोड से मोर्चा निकालने के लिए परमिशन नहीं दिया था। उनको नॉन मराठी को परमिशन दिया और अपने को परमिशन दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको भी परमिशन दिया था, लेकिन उस रोड से नहीं परमिशन दिया था। हमने भी अनेक मोर्चे निकाले, और हमने पुलिस का तो सुनकर हमने हमारी भावना व्यक्त की अनेक बार, लेकिन दो समूह में संघर्ष नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए पुलिस को इसकी चिंता होती है, और इसीलिए पुलिस ने उस रूट से जाने के लिए उनको मना कर दिया था। खराब खाना मिला, इसको लेकर बढ़ती अगली खबर क्या, बिहार बंद पर मनोज झा का बयान। बिहार बंद के समर्थन में विपक्षी दलों के नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। राजद सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान बंद की नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जब भी इस देश में बंद का आह्वान होता है तो इसका उद्देश्य लोगों के दिमाग को खोलना होता है। यह किसी के लिए किसी के खिलाफ टकराव नहीं बल्कि संवाद की मांग है। मैं समझता हूं सैद्धांतिक तौर पर पहले ये समझा जाए कि इस देश में जब कभी बंद का आह्वान होता है तो लोगों के दिमाग खोलने की मंशा होती है। जो संस्थाओं में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, उनको ये समझाने की कोशिश होती है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, एक तरफा निर्णयों से नहीं चलता। ये पहले से तय था, लेकिन हाल में जब एसआईआर को लेकर के इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता को लोगों ने महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में, हाहाकार मचा हुआ है। मैं एग्जेजरेट एक पैसा नहीं कर रहा हूं, अतिरेक में कोई बात नहीं कह रहा हूं, हर अखबार फील्ड स्टोरी कर रहा है। उस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष राहुल जी, हमारे नेता बिहार विधानसभा में विरोधी दल के तेजस्वी जी और तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग
बस एक मंशा से कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में अगर बैठा हुआ है तो वो संस्था से बड़ा नहीं है। संस्थाएं निरंतरता में चलती हैं, संवाद से चलती हैं। ये नहीं कि किसी के इशारे, किसी के इरादे पर आप बिना सुने निर्णय लेना शुरू करें और जो आपकी आलोचना करे उनके लिए आप गलत टिप्पणियां करें, तो ये उचित नहीं है। मनोज जी, जिस ज्ञानेश कुमार वो तो कह रहे हैं कि एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम करेगा। नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी को मजबूत करने का आप एक कस्टोडियन है, लेकिन उसमें उससे पहले की चीज है कंसल्टेशन। आपने जब पदभार ग्रहण किया था तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा था कि मेरे सारे निर्णय पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत के बाद होंगे। था इसमें बात की थी किसी से, या किसी एक पार्टी से बात करके तय कर लिया कि सबसे बात हो गई? ये चिंता का विषय। 11 दस्तावेज यही चलेंगे, बाकी सब अमान्य है। ये कहां से निर्णय हुआ? कौन सा अध्ययन बता रहा है? आप प्रतिदिन रिवाइज कर रहे हैं, आज ये, कल वो, परसों वो। सीईओ बिहार ने एक एडवर्टीजमेंट दिया 3-4 दिन पहले, उससे और अराजकता की स्थिति फैली। आप कर क्या रहे हो? आपको पता नहीं आप किस चीज को हाथ लगा रहे हैं। परेशान कौन होगा? गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान। आपने खुद कहा कि 20% तकरीबन लोग बिहार के बाहर रहते हैं। आपके निशाने पे वो है, क्योंकि 25 दिन में वो दस्तावेज सारे जुटा नहीं लेंगे। दस्तावेज जुटाओ अभियान चला दिया आपने। तो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं किसी भी संस्था को ये ना लगे कि व्यक्ति संस्था से बड़ा है। आप कुछ नहीं है, ये निरंतरता है। कोई नया आयोग फायोग नहीं होता। चुनाव आयोग सुकुमार सेन से जो यात्रा शुरू हुई है वो यहां तक पहुंची है, लेकिन आईना रखना होगा। अब वक्त हो चलो इसको ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।